चलिए, आज हमारी असाइनमेंट है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू हमने कैसे करनी है कि वसूली मामला जमीन हम कैसे लेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा। इसकी रेलिवेंसी सेक्शन 74 से लेकर 112 है 112 तक तमाम मैटर जो हैं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से जुड़े हुए हैं कि एक बंदा अगर रेवेन्यू नहीं दे रहा तो उसको अरेस्ट करना है, उसकी जमीन की कुर्की करनी है, इश्तिहार कैसे देंगे, प्रॉपर्टी अटैच कैसे करेंगे, ये सारे मामलात इसी में शामिल हैं। तो देखें, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इस जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इसके जरिए हमने रेवेन्यू कलेक्ट करना है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए इस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का जो मतलब या मकसद है वो रेवेन्यू के प्रियम्बल में दिया हुआ है, इस एक्ट के प्रियम्बल में दिया हुआ है। उसने ये मकसद भी उसी में लिख दिया है। अब अगर प्रियम्बल देखते हैं तो कहते हैं प्रियम्बल दिबाचा जिसे कहते हैं कि हर कानून का जो प्रियम्बल दिया होता है उसमें लिखा होता है कि ये कानून बनाया किस मकसद के लिए है। कोई भी कानून जो पार्लियामेंट से पास शुदा होगा तो उसका प्रियम्बल जरूर होगा, क्योंकि सबसे पहले उसका मकसद बता दिया जाता है कि ये कानून बनाया किसके लिए था। तो अब देखें, कहते हैं कि प्रियम्बल में वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो कहते हैं जहां पर ये मुनासिब हुआ तो हमने ये यकजा किया और तरमीम की लॉ की। और वो लॉ किसके मुतालिक था कि बनाने मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी की, द असेसमेंट तायुन करने की, एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये तीसरा पर्पस उसने यहीं पे रख दिया कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो उसने दिबाचे में रखा हुआ है। एंड अदर मैटर, फिर उसने कहा कि कोई और भी मैटर हैं जो जुड़े हुए हैं कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान आर इंसिडेंटल देयर टू, और जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू उसने दिबाचे में ये मकसद उसने क्लियर कर दिया कि इस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को बनाने के लिए उसका जो एक मेन ऑब्जेक्ट है वो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है। दूसरा उसने कहा कि मेकिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये उसका पहला मकसद था। दूसरा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है। और तीसरा जो था वो था असेसमेंट, और फिर लंबरदार की अपॉइंटमेंट वगैरह आ जाता है इसमें। तो अब देखें, उसका दिबाचे को हम रिलेट करेंगे सेक्शन 74 के साथ। तो उसमें उसने चैप्टर 8 में बताया कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लिबेलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो कहते हैं कि जिम्मेदारी क्या होगी लैंड रेवेन्यू की अदायगी की, किसकी जिम्मेदारी है। तो कहते हैं इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, होल्डिंग बहुत वसी है। होल्डिंग का मतलब हम यहां पे क्या लेंगे, कब्जा लेंगे। होल्डिंग का मतलब क्या है, कब्जा लेंगे। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ऑनर, दूसरा मालिक भी आ गया। अब इसमें अब एक मालिक है, उसकी अपनी जमीन है, वो खुद बेचे तो कब्जा भी उसका खुद हो गया। अगर खुद उसकी बिजाई और फसल काश्त नहीं करता तो वो फिर मुस्ताजरी पे, ठेके पे, होल्डिंग पे दे देता है। तो अब देखें, मकसद उसने कहा कि दो बंदे हैं लैंड रेवेन्यू की लिएबिलिटी के लिए, एक होल्डर ऑफ लैंड है और दूसरा कौन सा आ गया, ऑनर। शेल बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, वो जिम्मेदार होंगे लैंड रेवेन्यू के। एंड इफ देयर बी ज्वाइंट लैंड ओनर्स ऑफ अ होल्डिंग, या फिर एक मालिक है, उसके ज्वाइंट ऑनर है होल्डिंग के, उसने 5 बंदों को दी हुई है मुजारगी के ऊपर,
and if there be joint landowners of a holding, the holding and all the landowners jointly and severally. ये दो टर्म बड़ी मजेदार है। ज्वाइंटली का मतलब क्या है? इकट्ठे, के सारे मिल के उसको अदा करें। फिर अगला मतलब क्या हो गया? सेवरली का क्या मतलब है? अलग अलग। एक कल्ला होल्डर भी अदा कर सकता है, एक कल्ला मालिक भी अदा कर सकता है, अलग अलग भी अदा कर सकते हैं, या अपना हिस्सा बना लेंगे, अपने हिस्से के अदा कर सकते हैं। The holding and the landowner jointly and severally shall be liable for the payment of land revenue. तो जिम्मेदारी सिर्फ दो बंदों पे आई, होल्डिंग के ऊपर और ऑनर्स के ऊपर। ये दो बंदे हमें क्लियर हो गए सेक्शन 74 में कि ये बंदे जो है ना वो जिम्मेदार होंगे कि ये लैंड रेवेन्यू अदा करेंगे गवर्नमेंट के खाते। अब आ गया सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब सेक्शन 75 इसलिए बनाया गया कि किसी बंदे के पास मौके के ऊपर पैसे नहीं है तो वो सिक्योरिटी जमा करा दे, ताकि रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी पता चले कि ये अदा, इसकी नियत अदा करने की है लेकिन इसके हालात अभी ठीक नहीं। तो फिर अगर हालात ठीक हैं, अदा भी करना चाहता है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कोई सिक्योरिटी हमें दे। द लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड, कि वो लैंड रेवेन्यू जो उस वक्त तयन किया जा चुका है, एंड पेएबल और काबिल अदायगी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग, उस कब्जे के हवाले से, shall be the first charge upon the rents, profits, produce thereof। तो पहला चार्ज उसके ऊपर किसके ऊपर? रेंट, जो उस होल्डिंग से किराया आ रहा है, प्रॉफिट या मुनाफा आ रहा है, एंड प्रोड्यूस, और जो उससे ये आ रही है ये एज अ सिक्योरिटी के तौर पर कि अल्लाह के बंदे देखे मुझे इतना किराया आता है, मुझे इतना इस होल्डिंग से मुनाफा आता है, मेरी इतनी फसल काश्त है, मैं कहां जाऊंगा, आखिर फसल में लेकर ही जाऊंगा, तो ये मेरी सिक्योरिटी भी है। आप इससे मुतमईन रहे कि मैं भागूंगा नहीं। से विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, तो क्लास 2 में वो कहता है कि पहले हम रजामंदी हासिल करेंगे कलेक्टर से। The rents, profits and produce of a holding shall not be liable to taken in execution of decree or order of any court। तो अब एक उसने जनरल प्रिंसिपल यहां पे दिया हुआ है, कहता है कि कोई किसी कोर्ट को भी किसी बंदे की फसल या प्रोड्यूस किसी कोर्ट की डिग्री में जब्त नहीं की जाएगी, उसको अटैच नहीं किया जाएगा। ये उसने जनरल रूल दिया। फिर उसी जनरल रूल में उसने कहा कि थोड़ी सी अगर अटैच करना भी पड़ रहा है तो पहले आप कलेक्टर से क्या लेंगे? रजामंदी लेंगे। Until the land revenue chargeable against the rent, profit or produce any area of land revenue due in respect of the holding have been paid। तो जब तक लैंड रेवेन्यू पे अदा नहीं हो जाता तो किसी कोर्ट की जुर्रत ही नहीं है कि वो उसको कुर्क करे, अटैच करे या सेल करे, उस रेंट को, उस प्रोड्यूस को और उस प्रॉफिट को जो होल्डिंग की मद में वो ले रहा है। अगर उसको कुर्क करने की इजाजत कोर्ट ने दी हुई है तो जिस बंदे के हक में डिग्री होगी वो पहले कलेक्टर से परमिशन लेगा। कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद फिर वो क्या करेगा? आके कुर्की का ऑर्डर जारी करवाएगा। जैसे कुर्की का ऑर्डर कंप्लीट होता है, जो पेमेंट होती है पहले लैंड रेवेन्यू की मद में अदा होगा, फिर आगे चलेगी। फिर जो पैसे होंगे, जो ऑर्डर कोर्ट का होगा, डिग्री को जैसे सेटिस्फाइड करना है वैसे होगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी किसी कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कोर्ट ऑफ जस्टिस या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी कोई ऑर्डर किसी जमीन की जब्ती का आता है तो जब सबसे पहले लैंड रेवेन्यू अदा किए जाएंगे, जो बकाया बचेगा वो फिर डिग्रीदार के हक में जाएगा। समझ आ गई? अब अगला सेक्शन देखिए, ऑर्डर टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू।
तो अब हुक्मनामा जारी होगा कि इसकी पेमेंट को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, तरतीब दिया जाए, स्केल वाइज किया जाए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट, तो जब नॉटविथस्टैंडिंग आ जाती है तो वो सेक्शन क्या हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है। कहते हैं कि बावजूद इसके कि अगर कोई भी चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट में रखी हुई है, मतलब कि रिकॉर्ड ऑफ राइट जमाबंदी में तहरीर शुदा है, बावजूद इसके कि बेशक वो तहरीर शुदा है, उसको हमने नहीं देखना। बावजूद इसके कि जमाबंदी में कोई रेवेन्यू ऑफिसर ने नोट दिया हुआ है, कलेक्टर का नोट दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो उसको एक साइड पे रखते हुए वो कहता है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फिक्स द number and amount of the installments and the time, place and manner by act and in which the land revenue is to be paid। अगर जमाबंदी में कुछ भी मटेरियल दिया हुआ है उसको एक साइड पे रखते हुए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अख्तियार है कि लैंड रेवेन्यू की अक्सात पैदा करे, बनाए, उसकी प्लेस फिक्स करे कि कहां पे जाके अदा करेगा, किस वक्त अदा करना है, वो भी। ये सिर्फ और सिर्फ अख्तियार किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, ना ये कमिश्नर के पास है, ना कलेक्टर के पास है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लैंड रेवेन्यू में इकसात करवानी है तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरखास्त दें, ना कि तहसील लेवल पे कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट के पास, या कमिश्नर बैठता है डिवीजन लेवल के पास, और उससे बड़ा इदारा हमारा पूरे सूबाई लेवल पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पावर इकसात की सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। अब देखें 76 की क्लास 2, until the board of revenue otherwise directs, कि जब तक कोई दूसरा हुक्म बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी नहीं हो जाता तो land revenue shall be payable by installment at the time and places and the manner by at and in which it payable immediately before the commencement of this act। अगर कोई दूसरा हुक्म नहीं आ जाता तो जैसे ही ये एक्ट नाफिजुल अमल में हुआ था और उस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोई डायरेक्शन दी हुई है कि आप इनकी इकसात हो चुकी हैं, तो आप वैसे इकसात अदा करते रहेंगे जब तक के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई दूसरा हुक्म नहीं आ जाता। अगर दूसरा हुक्म आएगा तो उसके ताबे चलेंगे, लेकिन जो क्लास 1 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हुक्म जारी किया है इकसात का, तो वही इकसात, वही प्लेस, वही टाइम, वहीं पे अदायगी चलती रही। 77 में कहा उसने रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब रूल कौन बनाएगा, कलेक्शन के कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी कलेक्शन होगी उसको कलेक्शन को कैसे करेंगे, रिमिशन छूट को बोलते हैं, एंड सस्पेंशन या किसी का लैंड रेवेन्यू है उसको सस्पेंड मुलतवी कैसे करेंगे कि अभी नहीं लेना लेकिन बाद में ले सकते हैं। तो उसके बारे में कहता है कलेक्शन, सस्पेंशन और रिमिशन के बारे में रूल कौन बनाएगा, तो द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से पहले प्रीवियस अप्रूवल ली जाएगी। मेक रूल नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, जो ना मुताबिकत रखते हों इस एक्ट से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अख्तियार है, पहले वो अप्रूवल लेगा गवर्नमेंट से, फिर वो रूल बनाएगा तो वो इस कानून लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के मुतजाद भी ना हो। रेगुलेट द कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। समझ आ गई। फिर आ गया 78 के ऊपर कॉस्ट रिकवरेबल एज अ पार्ट ऑफ एरियर किसे कहते हैं, बकाया जात। तो उसके ऊपर जो कास्ट लागू होगी उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर दिस चैप्टर। अब हमने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो जो बकाया जात थे उसको कलेक्शन करने के लिए कोई प्रोसीजर चलाया जाता है ना। जब प्रोसीजर चलता है तो सीधी बात है उसके ऊपर आदमी चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। प्रोसीडिंग जब चलेगी तो उसके ऊपर खर्चा तो भी आएगा ना।
तो अब कहते हैं उसको कैसे रिकवर करेंगे। ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोसेस वाज इशूड। तो वो भी उसी लैंड से रिकवर किए जाएंगे जिस लैंड की लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के ऊपर प्रोसीजर जारी किया था, और उसको ऐसे रिकवर करेंगे जैसे ये भी लैंड रेवेन्यू है। सर्टिफाइड अकाउंट 79, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर। तो कहता है कि कोई अकाउंट बनाया गया है जो सर्टिफाइड है तो वो शहादत होगी बकाया जात की। तो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट certified by a revenue officer shall be conclusive proof of existence of an area of land revenue, of its amount and of the person who is the defaulter। अगर उसका अकाउंट जो सर्टिफाइड अकाउंट कर देता है, कलेक्टर कर देता है, उसका खाता एक बनाया जाता है कि ये बंदा बकाया जात में आ रहा है और अब डिफॉल्टर हो चुका है, उसका डिफॉल्टर नामा जो जारी करेगा तो वो कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। फिर आ गई 80 प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर। अब हम 80 पे जाके पहुंचे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आके जो रेवेन्यू ऑफिसर है या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने वाले ऑफिसर्स जो हैं उनका जो गुस्सा होता है वो अरूज पे आ जाता है, और वो ये प्रोसीजर एक डिफॉल्टर के खिलाफ इनिशिएट करते हैं कि प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरियर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की किसी दूसरी शिक के ताबे रहते हुए एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नेमली। तो नेमली ये तकरीबन कोई एच तक दिए हुए हैं, 8 तरीकाकार बताए गए हैं। इन तरीकों चाहे आप ये 8 के 8 सारे तरीके प्रोसीजर में ले आए या उनमें से किसी एक को वो प्रोसीजर में लाते हुए मकसद क्या था कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का बकाया जाए। इधर कुछ हो गया है। अब देखें, पहले नंबर पे उसने कहा नंबर 1 बाय सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 81। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है कि हमने इस सेक्शन के 80 के तहत हमने नोटिस देना है डिफॉल्टर को कि भाईजान ये हमारी डिमांड है, आपके खाते में इतना हमारा लैंड रेवेन्यू पड़ता है, आप हमें दे दें। अगर सियाना होगा तो इस नोटिस के ऊपर भी आके वो जमा करा देगा। अगर नोटिस का असर भी उसके ऊपर नहीं पड़ रहा तो फिर अगला प्रोसीजर बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ हिज पर्सन अंडर सेक्शन 82 के ऊपर 82 के तहत उसको गिरफ्तारी डालेंगे। गिरफ्तार डाल के करके उसको हम क्या कर देंगे? डिटेंशन कैद में रख देंगे। पहला काम नोटिस देना डिफॉल्टर को और अपनी डिमांड बताना कि भाईजान आपके खाते में 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, रेवेन्यू के माध्यम में वो आप जमा करा दें। अगर नहीं तो हमारी अगली प्रोसीजर स्टार्ट। उस नोटिस पे उसको असर नहीं पड़ता तो फिर अगली काम हमारा गिरफ्तारी कैद में डालना। अगर उसके ऊपर भी उसका अभी भी वो कहता है मुझे जेल में डालने में फिर भी नहीं दूंगा, तो फिर तीसरा काम बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ हिज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रेस उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, अटैच करने के बाद क्या कर देंगे? सेल कर देंगे उस मूवेबल प्रॉपर्टी को। एंड अनकट और अनगैदर्ड क्रॉप्स अंडर सेक्शन 83, जो वो उसकी अनकट अभी कटी हुई नहीं है, फसल खड़ी हुई है, और अनगैदर्ड और कट्ठी भी नहीं हुई, उसको हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे या डिस्ट्रेस के नोटिस जारी करके उसको अपने कब्जे में तहवील में ले लेंगे कि तू हमें लैंड रेवेन्यू दे, नहीं तो हम इसको सेल करके अपना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे। उसको फिर भी असर नहीं पड़ा। तीसरा, अब लीवल सख्त होते जा रहे हैं। नोटिस, अरेस्ट, डिटेंशन, डिटेंशन के बाद सेल ऑफ
अनकट और अनगैदर्ड फसल को, तो ये तो फिर और मजीद उस डिफाल्टर की तौहीन भी होगी, फसल भी गवर्नमेंट ले जाएगी। तो फिर भी उसको कहता काट ले, मेरे पास कटाई के भी पैसे नहीं है, मिठाई का अरूज लेवल है। तो डी पे बाय ट्रांसफर अंडर सेक्शन 84 ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरिया इज ड्यू, तो उसकी फसल भी काट लेंगे, काटने के बाद उसका कब्जा भी किसी और को ट्रांसफर कर देंगे कि तू इस काबिल नहीं है कि इस फसल को रखे, पैदा करे, और गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू तुझसे बहुत भारी पड़ता है, तुझे मौत आती है गवर्नमेंट का रेवेन्यू अदा करने से, लिहाजा मजीद तो फसल अब काश नहीं करेगा, लिहाजा मैं किसी थर्ड बंदे को ट्रांसफर कर रहा हूं। तो वो कहता ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। फिर 5वें दर्जे पे जाके पहुंचेंगे, बाय अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85 ऑफ द होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरिया इज ड्यू, तो वो क्या है, वो कहेगा कि ठीक है, हम किसी बंदे को भी नहीं देते 84 की तहत, हम इसको जमीन होल्डिंग को अपने कब्जे में ले लेते हैं और खुद ही बेचेंगे और खुद ही इसकी कमाई, जब तक कि हमारा लैंड रेवेन्यू रिकवर नहीं हो जाता। फिर छठे तरीके पे आते हैं, बाय द एनलमेंट एंड अंडर सेक्शन ऑफ द असेसमेंट 86 के तहत हम क्या कर देंगे, बाय द एनलमेंट अंडर सेक्शन 86 ऑफ द असेसमेंट ऑफ द होल्डिंग, और उसके ऊपर होल्डिंग का जो होगी तायुन जो होगी 86 के तहत खत्म कर देंगे, और वो तमाम तर चीजें किसके खाते में चली जाएंगी, कलेक्टर के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में चली जाएंगी। जी पे बाय सेल ऑफ दैट होल्डिंग अंडर सेक्शन 88, अगर उसके ऊपर फसल भी नहीं थी, वो कहता है ना मुझे प्रोड्यूस मिलती है, ना मुझे रेंट मिलता है, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जमीन ही बंजर, बंजर तो खैर नहीं, जो बंदा होल्डिंग पे आता है फसल काश्त कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है, तो वो इतना चंद रहा था आखिरी दर्जे के लेवल का, तो फिर उसको आखिरी दर्जे पे के उसके होल्डिंग को ठेके पे सेल किसी और को दे देंगे, उसकी किस्त जो उससे किस्त आएगी तो उससे हम क्या करेंगे, लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। आखिरी प्रोसीडिंग जो थी, बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 99, ये आखिरी दर्जा है, वो फिर भी नहीं देगा तो उसकी कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी हुई है किसी भी इलाके में, उसको जब्त कर देंगे। भाई वो भी गई, अब तुम्हारी दूसरी भी जाती है, लैंड रेवेन्यू तो देना पड़ेगा। ये 7-8 तरीके जो उसने बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रोसीजर को अडॉप्ट करके एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। समझ आ गया? अब देखें इन तमाम चीजों को, ये जो उसने 8 तरीके बताए हैं, इन सब को उसने आगे एक एक सेक्शन में वजाहत के साथ लिखा है। 81 में उसने कहा नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड आप कैसे देंगे? A notice of demand may be issued by revenue officer on or after the day of following that on which an area of land revenue accrues. Accrues का मतलब है हासिल करना, कि उस दिन के आज उसकी लास्ट डेट है लैंड रेवेन्यू अदा करनी की, या आज के बाद, आज आखिरी तारीख थी, इसके बाद उसको कुछ ग्रेस डे भी दिए गए, ग्रेस डे भी गुजर गया, फिर उस दिन के बाद जिस दिन वो डिफॉल्टर होता है उस दिन भी आप उसको नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर देंगे। ठीक हो गया? अब देखें जो दूसरा तरीका था अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ डिफॉल्टर का, वो कैसे करेंगे? ये आ गया, ये असाइनमेंट अलग से भी आ सकती है, इकट्ठी भी आप दे सकते, पूरा प्रोसीजर है collection of revenue का। If after lapse of 20 days of the service of the notice of demand, देखें अब तरीकाकार आप बता रहे हैं आगे कि उसको नोटिस दिए और उसको 20 दिन भी दिए, वो 20 दिन भी गुजर गए, of defaulter areas of land revenue due from him, नोटिस दिया, नोटिस जिस दिन जारी हुआ उसके 20 दिन भी गुजर गए और अभी तक लैंड रेवेन्यू रिकवर नहीं है, उसके खाते में ड्यू खड़े हुए हैं। और एनी पार्ट देयर ऑफ, या कोई आधे दे गया और कुछ उसका हिस्सा है, रिमेन अनपेड जो अभी अदा नहीं हुआ, रेवेन्यू ऑफिसर में इशू वारंट, वारंट जारी करेगा और वारंट में हुक्मनामा होगा, डायरेक्टिंग एन ऑफिसर, ऑफिसर को एक हुक्मनामा होगा, नेम्ड देयर इन, जो वारंट में जिस ऑफिसर के नाम होगा
टू अरेस्ट द डिफॉल्टर, उस डिफॉल्टर को गिरफ्तार कर लेंगे। और द पर्सन हु फर्निशेस सिक्योरिटी अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 के क्लास बी के तहत अगर कोई सिक्योरिटी दे देता है तो वो ऑफिसर जिसको वारंट जारी हुआ था, जिसको वारंट जारी हुआ था, वो जब उसको गिरफ्तार करने जाते हैं और उसके कॉफ एंड कॉलर तक पहुंच जाता है तो वो उसको अगर वहीं पे उस डिफॉल्टर जो था उसकी अमाउंट की कोई सिक्योरिटी दे देता तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। एंड ब्रिंग हिम बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, या सिक्योरिटी देता है तो सिक्योरिटी लेके रेवेन्यू ऑफिसर के पास आ जाए, अगर सिक्योरिटी नहीं देता तो गिरफ्तार करके भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास लेके आए। फिर क्लास 2 डिलीट होगी। क्लास 3 में उसने क्या कहा, When the defaulter is brought before the revenue officer, अब हम डिफॉल्टर को गिरफ्तार करके रेवेन्यू ऑफिसर के सामने लेके आ गए। The revenue officer may cause him to be taken before the collector, और रेवेन्यू ऑफिसर वजह बन जाएगा और उसको किसके पास ले जाएगा, कलेक्टर के पास। Or may keep him under personal restraint for a period not exceeding 10 days, और 10 days तक उसको पर्सनल कोई कैद है, पर्सनल उसका कोई लॉकअप बना हुआ है तो उसमें 10 दिन तक कलेक्टर उसको कैद में रखेगा। जी, कलेक्टर भी रेवेन्यू ऑफिसर है ना। एंड देन इफ द एरियर इज स्टिल अनपेड, और 10 दिन तक उसको कैद में डाला गया और डिठाई की हद हो गई तो फिर भी वो अनपेड अदा न हुआ तो cause him to be taken before the collector, तो फिर उसको रेवेन्यू ऑफिसर 10 दिन अपने लॉकअप में रखेगा। 10 दिन तक वो नहीं अदा करता तो फिर वो कहेगा कि ये मूर्ति मैं लेके आ रहा हूं और इसने अभी तक 10 दिन मैंने इसको कैद में भी रखा और फिर भी उसने रेवेन्यू अदा नहीं किया, तो लिहाजा ये अब मूर्ति आपके सामने पेश की जाती है हजूर आला। तो चौथे नंबर पे उसने कहा कि when the revenue officer keeping a defaulter under personal restraint is an assistant collector, और कहता है कि अगर उसने 10 दिन तक अपने पर्सनल रिस्ट्रेंट रुकावट में रखा और वो ऑफिसर कौन था, असिस्टेंट कलेक्टर था ऑफ द सेकंड ग्रेड का, तो कहता है ही शैल विदाउट डिले रिपोर्ट हिज एक्शन टू द कलेक्टर। तो अगर कब्जे में किसने रखा हुआ था, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड नहीं, और 10 दिन भी गुजार लिए तो फौरी तौर पर वो किसको रिपोर्ट करेगा, कलेक्टर को। इफ द पीरियड ऑफ सच रिस्ट्रेंट एक्सीड 24 आवर्स, तो कितना, 24 दिन 24 घंटे। ये देखें 24 घंटे आम रिमांड का भी है, पुलिस ऑफिसर भी जिसको भी गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे अपने पास रखती है, 24 घंटे के बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास रिमांड लेने जाता है। तो अगर असिस्टेंट कलेक्टर ने उसको गिरफ्तार किया और उसको कब्जे में ले आया तो जिस टाइम गिरफ्तार किया उससे 24 घंटे के अंदर अंदर कलेक्टर के सामने पेश कर देगा। फिर 10 दिन आगे जो भी है, ऐसे समझ लें जैसे 17 दिन एक पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार शुदा बंदे का रिमांड लेता है तो ये भी कलेक्टर के पास जाके रिमांड लेता रहेगा कि मैं इसको, अगर कलेक्टर चाहे 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिकवरी करवा सकता तो दे दे तो छोड़ देंगे, अगर कलेक्टर चाहे तो आगे जो प्रोसीजर बताता है उसके तहत चलेंगे। ठीक। फिर 5वां सेक्शन आपको क्लास आई, when the defaulter is brought before the collector, अब किसके पास आ गया, the collector may issue an order to the officer in charge of the civil jail of district, तो प्रोसीजर आ गया। तो फिर कलेक्टर किसको हुक्मनामा जारी करेगा, जेल में। brought before the collector may issue an order, एक हुक्मनामा जारी करेगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल जेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जेल जो सिविल जेल होगी डिस्ट्रिक्ट की उसको एक हुक्म जारी करेगा और उसमें हुक्मनामे में क्या करेगा, directing him to confine the defaulter in jail for such a period not exceeding 1 month from the date of the order। तो वो जो मूर्ति थी वो गिरफ्तार भी हो गया, 10 दिन उसने रेवेन्यू ऑफिसर के कैद में रहा, फिर अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड था तो उधर 20 दिन कैद में रहा, तो उसको रिमांड के तौर पर हमने कलेक्टर के सामने भी पेश किया,
फिर भी उसने ना दिया तो कलेक्टर के पास जब पेश किया गया उसने फिर भी अदा नहीं किया, तो 1 मंथ की कैद लिख के वो जेल सुप्रीडेंट को भेज देगा और 1 महीना उधर कैद में रहेगा कि अल्लाह का नाम ले मूर्ति, अब भी खुदा का नाम ले कि रेवेन्यू अदा कर दे। फिर कहता है The process of arrest and detention shall not be executed against a defaulter who is a female, a minor, lunatic and idiot। ये एक्सेप्शन में लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर वो लैंड रेवेन्यू किसके खाते में पड़ रहा है, नंबर 1 औरत है, फीमेल है, माइनर अंडर द एज ऑफ 18 years है, लुनाटिक पागल है, और एन इडियट है। इडियट वो होता है जो नहीं समझ सकता, लुनाटिक का भाई समझ लें कि मैं इसका लैंड रेवेन्यू ना दें तो क्या होगा, वो कहता है कुछ नहीं होगा उसके मुताबिक। तो ये 4 बंदों को उसने एक्सेप्शन दिए हैं कि अरेस्ट एंड डिटेंशन से ये बंदे मुस्तस्ना होंगे, इनको गिरफ्तार नहीं करना, ना दें तो ना दें। फिर कहते हैं 7 पे, a warrant of arrest issued against a defaulter under subsection 1 shall not be executed। उसको उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा if the arrear due from him are paid or the defaulter furnish security in the manner provided in section clause B C subsection 8। तो उस वक्त तक वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अगेंस्ट अ डिफॉल्टर अंडर सेक्शन, तो जब तक उस वक्त तक उसके ऊपर गिरफ्तारी का अरेस्ट जो होगा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक वो कोई सिक्योरिटी नहीं दे देता। अगर सिक्योरिटी नहीं देता तो फिर हम उसको वारंट ऑफ गिरफ्तारी जारी कर देंगे। एनी डिफॉल्टर who under subsection 3 is being kept under personal restraint, कोई भी डिफॉल्टर जो एक पर्सनल रिस्ट्रेंट 10 दिन की रेवेन्यू ऑफिसर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर फर्स्ट ग्रेड के पास 20 दिन, और जेल में हमने 1 मंथ के लिए भेजा था। सेकंड ग्रेड सर, हाँ, are paid a defaulter furnish security in the 8th class। Any defaulter who under subsection 3 is being kept under personal restraint, subsection 3 के तहत जब हमने उसने पर्सनल, ये कौन था, रेवेन्यू ऑफिसर था, हाँ, is being kept under personal restraint or under subsection 5, ये कौन सा, असिस्टेंट कमिश्नर सेकंड ग्रेड, is being confined in jail shall forthwith be set at liberty। इसको फौरी तौर पर आजाद कर देंगे कि अगर उसने सिक्योरिटी और पैसे अदा कर। फिर कहते हैं ऑन द एरियर ड्यू फ्रॉम सच डिफॉल्टर बीइंग पेड, कि जैसे ही हम उसको अदा कर देंगे तो उसको फौरी तौर पर आजाद कर देंगे। या ऑन द डिफॉल्टर फर्निशिंग टू रेवेन्यू ऑफिसर ordering his arrest or the collector security to the satisfaction of revenue officer or the collector as the case may be for the payment of arrear due from him। तो 2 क्लासें ए और बी की शर्त अगर पूरी कर देता है कि फुल पेड कर देता है तो जेल ऑफिसर को भेजेंगे भाई इसको छोड़ दे, या कोई सिक्योरिटी जैसे जमानत दे के छुड़वाइए। तो इन 2 तरीकों से उसकी सेक्शन 8 से जान छूट जाए, क्लास 8 से। ओके,